नमस्कार दोस्तों, डी टॉक स्टोरीज के एक नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। यह कहानी आप ऑफिस आते जाते समय सुन सकते हैं या फिर अपने घर के किसी पसंदीदा कोने में बैठकर एक प्याली चाय के साथ इसका आनंद ले सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कहानियों के माध्यम से न सिर्फ आपका मनोरंजन करना बल्कि आपके मन और मस्तिष्क को भी डिटॉक्स करना, ताकि आप अपने जीवन को और भी बेहतर ढंग से जी सकें, सचमुच में जीने का आनंद ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दिखावा जब इंसान के दिल और दिमाग पर हावी हो जाता है तब वह उसे कहीं का नहीं छोड़ता। बड़े बड़े राजा इसी शब्द के प्रभाव में आकर रंक बन गए। तो आइए एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त था, बहुत मेहनती, लेकिन उसका बचपन अभावों में बीता। अब अभाव शब्द भी इंसान की सोच के आधार पर होता है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। तो चलिए इसको एक कहानी का रूप देते हैं और आप इससे क्या सीखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। गांव में मेरा एक दोस्त था, नाम था दीपक। दीपक बचपन से ही बहुत कर्मठ और अपने दोस्तों के प्रति सच्चा था। हमारी मंडली में वही एक ऐसा लड़का था जो हम सब में सबसे ज्यादा सक्रिय और देखभाल करने वाला था। लेकिन उसकी कुछ बातें ऐसी थीं जिन पर शायद मैं ही था जो उसे टोक देता था। वह हमेशा अपने अभावों को प्राथमिकता देता। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता और वह इसकी वजह अपने अभावों को बताता। मानो अपनी असफलता का कारण वह हमेशा अभाव को ही मानता था, जैसे अपनी नाकामी को एक ढाल बना रखा हो। हालांकि उससे भी अधिक अभाव में रहने वाले बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे और मैं ये बात खुलकर उसके सामने कहता भी था। समय बीतता गया, सारे दोस्त अब कॉलेज में चले गए, लेकिन दीपक ने पढ़ाई छोड़ दी थी। समय का पहिया और आगे बढ़ा। सब लोग कॉलेज से पास आउट होकर देश के अलग अलग शहरों में नौकरी करने लगे। मैं भी मुंबई आ गया, लेकिन दीपक और अन्य दोस्तों से समय समय पर संपर्क बना रहा। जब भी गांव जाता उससे मिलता और वही पुराना सुनहरा समय बिताता। मेरे 10 दिन कब बीत जाते पता ही नहीं चलता। मैं दीपक से पूछता, क्या कर रहा है आजकल? तो वह सीधा सा जवाब देता, छोटे मोटे ठेकेदारों के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ, घर और मेरा खर्चा चल जाता है, बाकी अय्याशी तो तू करवा ही देता है। और हंसते हुए बात खत्म कर देता। ऐसे ही समय बीतता गया। 2 साल बाद वह रेत, सीमेंट और बालू के व्यापार में किसी के साथ लग गया। वहीं से उसकी किस्मत ने करवट ली। मुझे बहुत खुशी हुई। धीरे धीरे वह अच्छा पैसा कमाने लगा, घर बनवाया, गाड़ी ली और अपने शौक पूरे करने लगा। अब उसके पास पैसा भी बढ़ता गया और उसके साथ दोस्त भी। दोस्त की परिभाषा भी व्यक्ति विशेष होती है। हर इंसान दोस्ती को अपने तरीके से परिभाषित करता है। परिस्थिति के अनुसार लोग एक दूसरे की जिंदगी में आते हैं और हम रिश्तों को नाम दे देते हैं। उनमें से कुछ लोग दोस्त बन जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सच्चे दोस्त उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। अब दीपक का उठना बैठना कई बड़े और अलग अलग लोगों के साथ होने लगा, मगर इस बीच हम जैसे पुराने दोस्त उससे दूर होते गए। जब भी मैं गांव जाता वह ठीक से मिल भी नहीं पाता। थोड़ा बुरा लगता, मगर मैं सोचता, भाई काम के अनुसार जीवन की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, यही समय कुछ करने का है। ऐसा तो नहीं कि दोस्ती खत्म हो गई, मैं भी तो अब दिल्ली चला गया हूँ। खैर, समय बीतता गया। उसने सबसे पहले अपनी जरूरतों की पूर्ति शुरू की। अब मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि यह भी समझना जरूरी है कि जरूरत होती क्या है। उसकी नज़र में ज़रूरत थी एक बड़ी एसयूवी कार, पापा और भाइयों के लिए अलग अलग मोटरसाइकिलें, खुद के लिए रॉयल एनफील्ड और बहन के लिए स्कूटी। उसने बने हुए घर को और बेहतर बनवाया। उसे पता भी नहीं चला कि उसकी ज़रूरतें कब दिखावे में बदल गई। गांव की शादियों में नोटों की गड्डियां हवा में उड़ाना, दारू की बोतलें और अन्य फिजूल खर्चियां आम हो गई। शायद वह अपने बचपन के अभावों से गुस्से में था, मानो कह रहा हो, देख पैसे, तू मुझसे दूर भागता था, अब मैं तुझे दूर उड़ा रहा हूं। दिन पर दिन उसकी आमदनी बढ़ती गई। उसके जागने से पहले ही लोग उसके दरवाजे पर गाड़ियों में उसका इंतजार करते थे। अमीरी इतनी हो गई थी कि उसके सहारे कई और लोगों की आमदनी शुरू हो गई थी। बचपन में मास्टर साहब पढ़ाते थे, जीवी और परजीवी क्या होते हैं। जो व्यक्ति किसी पर निर्भर हो वह परजीवी होता है। आज के उसके दोस्त इस परिभाषा पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। इधर उसकी कमाई बढ़ी तो आधुनिक दोस्तों की संख्या भी बढ़ती गई।
धीरे धीरे हमारे जैसे पुराने दोस्त पीछे छूटते चले गए। गांव में रहने वाले दोस्तों को यह दूरी मुझसे पहले महसूस होने लगी। अब महीनों बीत जाते, उससे आमना सामना भी नहीं होता, और अगर कभी हो भी जाता तो बस चलते चलते आंखों से पहचान कर आगे बढ़ जाता। समय गुजरता गया और देखते ही देखते हमारी जिंदगी के 5 साल यूं ही बीत गए। इस दौरान दीपक की आदतों में बड़ा बदलाव आ चुका था। शराब और स्मोकिंग उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। महंगी शराबें अब उसके घर की अलमारियों की शोभा बन चुकी थी। शादी को 4 साल हो चुके थे। उसके 2 बच्चे भी थे, एक बेटा और एक बेटी। शाम होते ही उसके घर का एक कमरा पार्टी जोन में तब्दील हो जाता। दोस्तों के साथ वहां दारू की महफिल सजती। बच्चे कभी अपने पिता को सीधे चलते या स्पष्ट बोलते हुए नहीं देख पाए। सुबह उठकर बच्चे स्कूल चले जाते और तब जाकर दीपक उठता। कई बार पूरे सप्ताह बीत जाते और बच्चों को अपने पापा के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिलता। फिर एक दिन दीपक को उठने में काफी देर हो गई। पत्नी विभा चिंतित होकर कमरे में आई। देखा उसे बुखार है। इसी बीच उल्टी भी हो गई। गांव के डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा शायद पार्टी में उल्टा सीधा खाने की वजह से फूड पॉइजन हो गया है। दवा दी गई और आश्वासन भी मिला कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ घंटों में दीपक ठीक महसूस करने लगा और उसी रात फिर दोस्तों के साथ पार्टी चालू हो गई। ध्यान देने की बात यह है कि घर में किसी ने उसे नहीं टोका। शायद सबने अपने अपने तरीके से उस अभाव से बदला लेना सीख लिया था। उसकी वजह से घर के कई रिश्तेदार भी मौज कर रहे थे। एक सप्ताह बाद फिर वही हुआ। सुबह देर से उठना, फिर बुखार। डॉक्टर ने इस बार लापरवाही का कारण बताते हुए फिर से दवा दी। कुछ दिन शांति रही, मगर तीसरी बार फिर बुखार आया। अब डॉक्टर ने शहर में कुछ जांच करवाने की सलाह दी। दीपक किसी काम से शहर जा रहा था। पत्नी के दबाव पर उसने टेस्ट करवाए। शाम को जब वह दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, तभी डॉक्टर का कॉल आया। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी रिपोर्ट मुझे फॉरवर्ड करो। रिपोर्ट पहले ही व्हाट्सएप पर आ चुकी थी। उसने भेज दी। रात को पार्टी जारी रही, देर तक चली। जब दिखावे की दीवारें गिरने लगीं, सुबह के करीब 8 बजे दरवाजे पर घंटी बजी। गांवों में आज भी लोग सुबह 4-5 बजे उठ जाते हैं। जो लेट उठता है उसके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठने लगते हैं। दीपक की पत्नी विभा नींद में थी। घंटी की आवाज सुनकर हड़बड़ाकर उठी। घड़ी की ओर देखा, 8 बजे। जल्दी से दरवाजा खोला। सामने गांव के डॉक्टर साहब खड़े थे। डॉक्टर साहब ने पूछा दीपक बाबू अब तक सो रहे हैं? विभा ने उन्हें बरामदे में बैठाया और चाय लेने चली गई। इसी बीच दीपक भी आ गया। उसने डॉक्टर साहब से पूछा डॉक्टर साहब आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ, सब ठीक है? और चाय का कप उनके सामने रख दिया। चाय की पहली चुस्की के बाद डॉक्टर साहब बोले आपकी रिपोर्ट देखी, लगता है एक बार किसी बड़े डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। दीपक सिगरेट सुलगाते हुए बोला जब सब ठीक है तो फिर शहर जाने की क्या जरूरत? डॉक्टर साहब मुस्कुराए और बोले आपकी भलाई के लिए ही कह रहा हूं, एक बार दिखा लीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं। विभा ये सारी बातें अंदर से सुन रही थी। वह चुपचाप सामने आई और बोली आज तो आप पटना जा ही रहे हो तो एक बार दिखा ही लो। दीपक थोड़ा हंसते हुए बोला ठीक है, जैसा तुम कहो। पटना के बड़े डॉक्टर की क्लिनिक में विभा और दीपक डॉक्टर के सामने बैठे थे। पुरानी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने कुछ और जांचें लिखी, साथ में कुछ दवाइयां दी और 5 दिन बाद दोबारा आने को कहा। घर लौटते समय विभा चुप थी। शाम को हमेशा की तरह दीपक ने फिर दोस्तों को घर बुला लिया, लेकिन इस बार वर्षों में पहली बार विभा का व्यवहार बदला हुआ था। उसने मन से स्वागत नहीं किया। अगली सुबह विभा ने गांव के डॉक्टर साहब को चाय के लिए घर बुलाया। उन्हें पटना के डॉक्टर की राय बताई। डॉक्टर साहब ने लंबी सांस ली और चुपचाप पानी का गिलास पी गए। फिर बोले दीपक को रिपोर्ट आने तक शराब से दूर रखें, हो सके तो पार्टी रुकवा दीजिए। यह सुनकर विभा और ज्यादा घबरा गई। मगर शाम होते होते फिर वही दोस्तों की महफिल, शराब, शोर। दीपक से कुछ कहना बेकार था, क्योंकि आज का दिन उसके व्यापार में मोटे मुनाफे का दिन था। उसे जश्न जरूरी लग रहा था। 5 दिन बाद शनिवार की सुबह
दीपक और विभा पटना के उसी बड़े डॉक्टर के पास पहुंचे। जैसे ही डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, उन्होंने चश्मा उतार कर दीपक और विभा की ओर देखा। फिर अचानक पूछने लगे, आप कहाँ रहते हैं? परिवार में कौन कौन है? दीपक हल्के हंसी में बोला, डॉक्टर साहब, वंशावली नहीं बनवानी है, रिपोर्ट में क्या लिखा है वो बताइए। डॉक्टर थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, आप ठीक कह रहे हैं, मगर अब आपको अपने परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको कैंसर है, वो भी चौथे स्टेज का। ये सुनते ही दीपक और विभा दोनों सन्न रह गए। चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे किसी ने धरती खींच ली हो। डॉक्टर ने धीरे से सलाह दी, मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल जाइए, वहीं संभव इलाज मिलेगा। कार में पूरा रास्ता सन्नाटा था। दीपक खिड़की से बाहर देख रहा था। मोबाइल बार बार बज रहा था, दोस्तों के कॉल, पार्टी के मैसेज, मगर इस बार फोन साइलेंट मोड में था। घर पहुंचे तो सब अपने अपने में मस्त थे। कोई नहीं जानता था आज दीपक के साथ क्या हुआ। उस रात पहली बार दीपक के घर पार्टी नहीं हुई। अगली सुबह गांव के डॉक्टर साहब फिर घर आए। दीपक और विभा सोफे पर शांत बैठे थे। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और लंबी सांस ली। बोले, मुंबई जाकर इलाज करवाइए, महंगा जरूर है, मगर वहां इलाज सस्ता और अच्छा होता है। विभा रोने लगी। डॉक्टर साहब ने पूछा, हेल्थ इंश्योरेंस किस कंपनी का है? दीपक ने सिर झुका लिया, कोई नहीं है। टर्म प्लान, कोई बचत योजना? दीपक ने फिर सिर हिलाया, नहीं। डॉक्टर थोड़ा हैरान होकर बोले, दीपक बाबू, छोटी मुंह बड़ी बात, पर जो काम सबसे पहले करना चाहिए था आप वो भूल गए। दीपक ने जवाब दिया, खर्चे की कोई चिंता नहीं है डॉक्टर साहब, बस आप मुंबई जाने और वहां इलाज करवाने में मेरी मदद करिए। डॉक्टर साहब बोले, मैं तो गांव से बाहर भी नहीं गया, पटना तक ही सीमित हूं, मुंबई मेरे बस से बाहर है। फिर विभा ने किया एक कॉल। विभा ने तभी मुझे याद किया। मैं अब दिल्ली ट्रांसफर हो चुका था, लेकिन मुंबई में मेरे कुछ पुराने दोस्त आज भी थे। मैंने मदद का भरोसा दिलाया। मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में किसी तरह दीपक को दिखाया गया। जांच के बाद डॉक्टरों ने कहा, लिवर और लंग्स में कैंसर चौथे स्टेज में है, इलाज अब कारगर नहीं होगा, इन्हें घर ले जाइए, जो समय बचा है उसे अपने परिवार के साथ बिताइए। ये सुनते ही विभा की आंखों से आंसू बह निकले। दीपक ने पहली बार उसकी आंखों में आंसू देखकर खुद को रोक नहीं पाया। उसकी भी आंखें भीग गईं, लेकिन फिर भी दीपक ने हार नहीं मानी। दीपक ने आंसू पोंछे और मुझसे कहा, दिल्ली के किसी बड़े अस्पताल में इलाज करवाना है, कृपया किसी अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दो। 2 दिन बाद दीपक का इलाज एक बड़े निजी अस्पताल में शुरू हुआ, लेकिन जैसे जैसे इलाज बढ़ा, खर्च भी बेहिसाब बढ़ता गया। मैं जानता था कि चौथे स्टेज के कैंसर में उम्मीद बहुत कम होती है, मगर फिर भी मैंने दीपक को पूरी ईमानदारी से सारी स्थिति समझाई। दीपक ने मेरी बात समझी, मगर विभा नहीं मानी। इलाज चलता रहा, महीने बीतने लगे। इस बीच घर की सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। दीपक ने अपने आधुनिक दोस्तों से मदद मांगने के लिए कॉल किया, लेकिन सभी के पास बहाने तैयार थे। कोई कहता, अभी फंड टाइट है, कोई कहता, भाई अगले महीने देखेंगे, कोई फोन ही नहीं उठाता। विभा ने गुस्से में दीपक से कहा, कहाँ हैं तुम्हारे वो दोस्त जो हर शाम दारू की पार्टी में साथ थे? अगर तुम सही लोगों के साथ रहते तो आज ये हाल ना होता। दीपक चुपचाप सुनता रहा। मैं भी वहीं था, चुपचाप उठने लगा। तभी दोनों ने एक साथ कहा, रुक जाओ, यहीं बैठो हमारे साथ। थोड़ी देर बाद दीपक ने कहा, मुझे मरने से डर नहीं लगता, मगर तुम्हें और बच्चों को देखकर डर लगता है कि मेरे बाद तुम लोग कैसे रहोगे। जिन दोस्तों ने आज साथ नहीं दिया, वो आगे भी क्या साथ देंगे? ये कहकर वह विभा से लिपट कर रोने लगा। मैं भी अपने आंसू रोक नहीं पाया। तभी नर्स कमरे में आई और आखिरी बिल थमा गई। विभा ने बिल देखकर कहा, घर की कार बेच रही हूं, इलाज करवाऊंगी। दीपक ने लाख समझाया, मगर उसकी जिद नहीं टूटी। 2 महीने में घर की सारी गाड़ियां, जमीन और गहने बिक गए। अब कुछ नहीं बचा था। दीपक और विभा बच्चों के साथ वापस गांव लौट आए। बच्चे उन्हें देखकर खुश हो गए। दीपक ने बच्चों को गले लगाकर खूब रोया।
दीपक का आखिरी समय कुछ पुराने शराबी दोस्त मिलने आए, मगर विभा ने किसी को भी घर के अंदर नहीं आने दिया। शाम को देखा, वही दोस्त अब किसी और के घर में महफिल जमा रहे हैं। एक सप्ताह बाद दीपक ने अंतिम सांस ली, लेकिन घर वाले पहले से तैयार थे, क्योंकि डॉक्टर की बात सुनकर वो मानसिक रूप से तैयार हो चुके थे। 9 साल बाद आज दीपक को गुजरे 9 साल हो चुके हैं। उसकी बेटी ने मैट्रिक में जिले में टॉप और राज्य में दूसरा स्थान पाया है। उसने मुझे फोन कर यह खबर दी और अखबार की कटिंग भेजी। रक्षाबंधन पर मैं गांव आया। विभा को मैंने अपनी बहन मान लिया है। हर साल उससे राखी बंधवाता हूँ, कभी डाक से, कभी आकर। इस बार जब मैंने दीपक के घर की डोरबेल बजाई, बड़ी बेटी सीमा ने दरवाजा खोला। मुझे देखते ही वह मुझसे लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। गोलू भी मुझसे लिपट गया। विभा और उसका छोटा भाई भी बाहर दौड़ कर आए। विभा मुझे देखकर जमीन पर ही बैठ गई और रोने लगी। मेरी पत्नी भी पीछे से आई। वो विभा को गले लगाकर रोने लगी। दोस्तों, इस सच्ची कहानी का मकसद यही है कि हम इससे कुछ सीख सकें। मुसीबत में खुद को संभालना ही असली समझदारी है। सफलता जितनी जरूरी है, उसे पचाना उससे भी ज्यादा। हम अक्सर जरूरतें छोड़कर दिखावे में उलझ जाते हैं और फिर वहां निवेश नहीं करते जहां करना चाहिए। आज की जिंदगी अनिश्चित है, इसलिए हर किसी को हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म प्लान और सही निवेश की समझ जरूर होनी चाहिए। जरूरतें पूरी कीजिए, मगर दिखावे से दूर रहिए। जितना सरल जिएंगे, उतनी ही खुशियां पास रहेंगी। अपनों की अहमियत समझिए। परिवार सबसे बड़ा सहारा होता है। सच्चे दोस्त गिने चुने होते हैं, बाकी बस हेलो हाय हैं। खुश रहिए, संतुष्ट रहिए। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मिलते हैं अगली डिटॉक्स स्टोरी में। कहानी कैसी लगी कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब